हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। तो 12th क्लास के इंग्लिश बुक का बिल्कुल प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप हो रहा है और बिल्कुल स्पेशल बिहार बोर्ड के लिए हो रहा है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि प्रतिदिन वीडियो हम रात 9 बजे डालते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी सीख सके। और बिल्कुल बिल्कुल डिटेल में एक एक्सप्लेनेशन किया जाता है दोस्तों, आप लोग तो बिल्कुल जानते ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 51 क्या है। हम लोग अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो 51 नंबर जो क्वेश्चन है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है ना, क्योंकि इस लाइन में कहा गया है एंड द नाइटिंगेल इज डम्प इज टेकन फ्रॉम। नाइटिंगेल इज, नाइटिंगेल बुलबुल को आप जानबे करते हैं किसको कहा जाता है, तो डंप मतलब चुप रहती है। इज टेकन फ्रॉम कहाँ से लिया गया है, तो ये लाइन जो लिया गया है मित्रों, यह लिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। किससे लिया गया है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। जिसके जो पोएट हैं उनका नाम है W.H. ऑडेन। ठीक है ना, विस्टन हग्ड ऑडेन भी का बोल सकते हैं। तो W.H. ऑडेन इनका पोएट है, जिनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था मित्रों, और 1973 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, इनकी जन्म इंग्लैंड में हुई थी, है ना। इंग्लैंड में W.H. ऑडेन का जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था मित्रों, इंग्लैंड में जन्म हुआ था। तो ये जानते हैं इंग्लैंड कब छोड़ दिए थे, 1939 ईस्वी में इंग्लैंड को छोड़ दिए और जा कर के सेटल्ड हो गए हैं। ठीक है ना, परमानेंटली एकदम सेटल्ड हो गए हैं इन USA, मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक है ना, लिख देते हैं USA। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सेटल हो गए थे। ठीक है ना, और जानते हैं तो इसलिए हम इनको बोल सकते हैं, जैसे इंग्लैंड में इनकी जन्म हुई और सेटल USA में हुए थे, हम इसको बोल सकते हैं ना इनको कि एंग्लो इंडिया बोला जाता है इनको। तो इनको एंग्लो इंडिया कहा जाता है। एंग्लो मतलब एंग्लो इंडिया बोल रहे हैं, एंग्लो अमेरिका होगा ना भाई। गलती 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 गलती, एंग्लो अमेरिका क्या कह सकते हैं, एंग्लो अमेरिका कहा जा सकता है। ठीक है, तो एंग्लो अमेरिका कहा जाता है। एंग्लो इंग्लैंड, अमेरिका मतलब अमेरिका के। इंग्लैंड में जन्म लिए थे और अमेरिका में क्या हो गए थे, सेटल हो गए थे। ठीक है ना, और ये कैमा शताब्दी के राइटर माने जाएंगे, जो पोएट हैं 20th सेंचुरी के माने जाएंगे, क्योंकि इनका जन्म 1907 में हुआ और 1973 में इनकी मृत्यु हो गई। तो आप इस बात को समझ सकते हैं मित्रों कि 1900 के बाद की बात है, तो मतलब 20वीं शताब्दी में। ठीक है ना, 20वीं शताब्दी मतलब 20th सेंचुरी के राइटर पोएट माने जाते हैं। ठीक है ना, इन्हें एक पुलिट्जर प्राइज भी मिला था मित्रों। इनको क्या मिला था, पुलिट्जर प्राइज मिला था। तो इन्हें पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किए गए थे मित्रों। और ये जो पुलिट्जर प्राइज मिला था 1948 ईस्वी में इन्हें पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था। इनके एक कलेक्शन है, ठीक है ना, पोएम का, जो उस कलेक्शन का नाम है द एज ऑफ एंग्जिटी। द एज ऑफ एंग्जिटी, ठीक है ना, द एज ऑफ एंग्जिटी। तो इस बात को आप समझ सकते हैं कि किस पर दिया गया था, द एज ऑफ एंग्जिटी पर दिया गया था पुलिट्जर प्राइज 1948 ईस्वी में। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि क्या पुलिट्जर प्राइज दिया गया था। ठीक है, तो और आप जानते हैं इनके बारे में आप जानते हैं कि हालांकि अमेरिका में जन्म लिए, इंग्लैंड में जन्म लिए और अमेरिका में सेटल्ड हो गए थे। तो इनका जो फेजेज है लिखने का, जो रचनाएं लिखे हैं, वो दो प्रकार फेजेज बन जाती है। ठीक है ना, एक होगा ब्रिटिश फेजेज और एक होगा अमेरिकन फेजेज। तो इनका जो नोटेबल वर्क्स है, जो इन्होंने बतलाई है कि ये रचनाएं, उन रचनाओं में आ सकता है द वर्क्स, ओरेटर कहा जाता है। ठीक है ना, वो ओरेटर, ओ रेटर के छोटा छोटा लिखते हैं ताकि अच्छी तरह से लिखा जाए, द ओरेटर्स, द ओरेटर्स। और इनका है द डांस ऑफ डेथ, द डांस ऑफ डेथ। ठीक है, और है इनका तीसरा नंबर की अगर मैं बात करूं तो है इनका लोक स्ट्रेंजर, लोक स्ट्रेंजर। ठीक है, लोक स्ट्रेंजर स्पेन। ठीक है,
एक है अनदर टाइम, स्पेन अनदर टाइम, शायद ऐसा करके नाम है। मुझे लगता है कि स्पेन अनदर टाइम ऐसा करके कुछ बुक होगा, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा वैसे, लेकिन ये टाइम है अनदर टाइम करके एक और बुक है। अमेरिकन फेजेज में भी रचनाएं इन्होंने की थी, है ना। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। अमेरिकन फेजेज में, तो अमेरिकन फेजेज में अमेरिकन जो अमेरिकन फेजेज में इन्होंने जो रचनाएं की, जो वर्क्स रचनाएं की, वह है, बोल सकते हैं, न्यू ईयर लेटर, न्यू ईयर लेटर्स। अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला जो रचनाएं हैं इनका, वह है फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। हालांकि बुक में प्रत्येक कैपिटल लेटर होना चाहिए, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, कैपिटल लेटर होना चाहिए, ठीक है। और इनका एक और रचना है अमेरिकन फेजेज में, द शील्ड ऑफ एक्लिप्स, है ना। एक्लिप्स ऐसी करके कुछ रचना एक और है ना। तो एक्लिस या ऐसी एचलेस या कुछ ऐसी करके, ठीक है ना। द शील्ड ऑफ एचलेस क्या है। तो इस तरह से इन्हीं का एक रचनाएं भी है जो अमेरिकन फेजेज में है, ठीक है। तो हमने आपको बतलाया कि जो लाइन कहाँ से लिया गया है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट लिया गया है, जिसके जो पोएट हैं WH ऑडेन है, ठीक है। ये बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2019 के एनुअल एग्जाम पूछा गया था। जो पिछले वीडियो भी करवाए थे मित्रों, उसमें 2018 लिख दिए थे, लेकिन 2019 के एनुअल एग्जाम में ही पूछा गया था। उसके ही पिछले वीडियो में 2019 के ही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। तो पिछले 2 वीडियो से अभी तीसरा वीडियो जो है 2019 का ही क्वेश्चन बना रहा हूँ और आपको बतला रहा हूँ, ठीक है। तो अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं कि अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो 52वां नंबर जो क्वेश्चन है मित्रों, अगर आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर विजिट कीजिए। आप देखिए जाकर के, प्ले लिस्ट में लिखा होगा 12th क्लास इंग्लिश बोर्ड बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB, फॉर BSEB लिखा होगा। तो उसमें आप जाइएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको सब मिल जाएगा, ठीक है ना। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग, मतलब कि बहुत ज़्यादा वॉवेल जो है शिफ्ट होने लगा था, किस दरम्यान, ठीक है ना। ड्यूरिंग किसके दरम्यान शिफ्ट होने लगा था, इंग्लिश में बहुत सारे वॉवेल के शब्द। तो मिडिल इंग्लिश से बिल्कुल एकदम लिखा गया है, आप जा करके आप देख सकते हैं। जब आपको वोकैबुलरी का प्रभाव जब देखेंगे मिडिल इंग्लिश में, ठीक है ना, द इफेक्ट ऑफ वोकैबुलरी ऑन मिडिल इंग्लिश, देन आपको पता चल जाएगा कि मिडिल इंग्लिश में एकदम साफ शब्दों में लिखा गया है कि द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट हुआ था, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा। तो बी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि किताब पढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने किताब ही पढ़ाने की कोशिश किया है और हमने पढ़ाया भी, इसलिए मैंने किताब पढ़ा था स्टोरी ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ताकि उससे आपको कोई बच नहीं पाएगा। आप गेस से स्टोरी ऑफ इंग्लिश में याद कर लीजिए, गलत हो जाएगा तो आपका रॉन्ग नंबर चला जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको 100 में से 99 नंबर आए, 100 में से 100 नंबर आए, ठीक है ना। एक भी नंबर नहीं कम है, ठीक है। देखिए 53 नंबर जो क्वेश्चन है, आवर फॉर फादर्स, हमारे पूर्वज डिड नॉट इन्वेंट, आविष्कार नहीं करना चाहते थे, मशीनरी, मतलब मशीनरी को, बिकॉज, क्योंकि, मशीन को आविष्कार क्यों नहीं करना चाहते थे, क्योंकि मशीन जो होता है से हम लोगों को गुलाम बना देगा। दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, बिल्कुल ये ऑप्शन राइट हो सकता है, पॉसिबल है। आवर फॉर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट, मतलब हमारे पूर्वज, फॉर फादर्स मतलब पूर्वज, डिड नॉट इन्वेंट मतलब आविष्कार नहीं किए, इन्वेंट मतलब आविष्कार, डिस्कवर मतलब खोज, मशीनरी मतलब मशीनों का, बिकॉज क्योंकि, क्यों नहीं आविष्कार किए, क्योंकि वे लोग जानते थे, दे न्यू, वे लोग जानते थे कि वी वुड बिकम स्लेव्स, कि हम लोग उसके गुलाम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। दे न्यू, वे लोग जानते थे कि वुड बी हैप्पी, हम लोग खुश रहेंगे, बिल्कुल रॉन्ग है। दे डिड नॉट लाइक टू सी अस कंफर्टेबल, मतलब कि वो लोग कंफर्टेबल नहीं देंगे, ऐसा बात थोड़े है। दे वेयर जिलस ऑफ अस, मतलब हम लोगों से क्या है, द्वेष। तो ये सब बिल्कुल गलत है, मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आपको बिल्कुल क्लियर करके मैं बता रहा हूँ कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट होगा। वे लोग जानते थे कि हम इसके गुलाम हो जाएंगे, इसलिए मशीन के आविष्कार नहीं करना चाहते थे। तो आखिर यह क्विज को किस चैप्टर से उद्धृत थी, इसके बारे में भी तो जान लें। तो यह इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से उद्धृत है। क्वेश्चन कहाँ से उद्धृत है, इंडियन सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन एंड कल्चर,
इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से उद्धृत है मित्रों। जिनके जो राइटर हैं वो कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। कौन है? महात्मा गांधी है जिनके राइटर हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जी। और आप जानबे करते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? बॉर्न हुआ था 1869 ईस्वी में, 2 अक्टूबर के महीना था। ठीक है ना, 2 अक्टूबर को 1869 में जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हो गई थी 1948 ईस्वी को हो गया था। 30 जनवरी को कब हुआ था? 30 जनवरी को इनकी मृत्यु हो गया था 1948 में। नाथून राम गोडसे ने इनको गोली मार दिया था। किसने मार दिया था? नाथून राम गोडसे। ठीक है ना, नाथूराम गोडसे ने इन्हें गोली मार दिया था। ठीक है, नाथूराम गोडसे ने, है ना, सिर्फ हीरे व्यक्ति के द्वारा मार गए थे। महात्मा गांधी ने जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो आंदोलन चलाया, उन्होंने मुख्य हथियार के रूप में किसका इस्तेमाल किया था? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, मतलब सत्य और अहिंसा का। ठीक है ना, ये इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है, जिसका नाम है, क्या है? ऑटोबायोग्राफी का नाम इनका है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्या नाम है? माई एक्सपेरिमेंट माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मतलब सत्य के साथ मेरा प्रयोग। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इन्होंने लिखा था। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा मित्रों। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा। हमने बतलाया था बार बार कि ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जो व्यक्ति जीवनी खुद लिखता है, ऑटोबायोग्राफी। अगर किसी की जीवनी दूसरे के द्वारा लिखी जा रही है तो उसको हम बायोग्राफी बोलते हैं। ठीक है ना, इन्होंने एक आर्टिकल भी लिखी थी, यंग इंडिया। ठीक है ना, यंग इंडिया भी लिखी थी। हरिजन नाम से ही पत्रिकाएं निकालते रहते थे, है ना, इस तरह के आ सकता है आपकी किताब में यंग इंडिया दिया गया, तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, महात्मा गांधी की जो कार्य अवधि रही जो राजनीतिक क्षेत्र में हमारे यहाँ, जो 1915 से लेकर मुख्यतः 1947 तक, लेकिन 1948 से मरे, इसलिए 1915 से 1948 में आपकी किताब में दी गई है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक है ना, तो हमने काफ़ी चीज़ जानकारी दिया। वैसे ये सब चीज़ तो आप जानते ही होंगे कि इन्हें बापू कहा जाता है महात्मा गांधी को, या फिर द फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। मतलब द फादर ऑफ नेशन बोले तो राष्ट्रपिता, है ना। द फादर ऑफ नेशन मतलब राष्ट्रपिता के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, मतलब फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता कहा जाता है इनको। ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा योगदान है। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है एक प्रकार की क्या है? ऐसे है, मतलब निबंध है। तो इस बात को आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब बात आप ध्यान रखते हैं तो बहुत ही आपको सहूलियत मिलेगा। ठीक है ना, तो एक प्रकार की क्या है? ऐसे है। ठीक है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि 54 नंबर क्वेश्चन क्या है। 54 नंबर जो क्वेश्चन है, इंग्लिश यूज्ड, इंग्लिश ने प्रयोग किया था सिंस AD 1500 ईस्वी से इज कॉल्ड। जो 1500 ईस्वी से जो इंग्लिश का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको क्या बोला जाता है मित्रों? तो आप तो जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में आपको पढ़ाए ही थे कि इसको कहा जाता है क्या? मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। ठीक है, हमने आपको बतलाया था यह 449 AD से लेकर के 1066 AD तक चला था। कब तक चला था? 1066 AD तक चला था। और जो मिडिल इंग्लिश है, यह मिडिल इंग्लिश कब से कब तक चला था? यह चला था 1150 ईस्वी से लेकर के 1150 लिखी हुई है, 1150 AD से लेकर के, AD के मतलब एनो डोमिनी होता है, मतलब ईस्वी, से 1500 ईस्वी तक चला था। क्या? 1500 ईस्वी तक चला था आपका ये मिडिल इंग्लिश। तो मॉडर्न इंग्लिश कब से कब तक चला था? तो मॉडर्न इंग्लिश जो है से 1500 ईस्वी के बाद जो इंग्लिश है वो क्या है? मॉडर्न इंग्लिश में आता है। तो इसका आप समझ गए, आपका एज भी आप क्राइटेरिया आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, जो अब जानते हैं हमने जब आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ाया था तो हमने बतलाया थे आपको कि इस दुनिया में जो है सिर्फ बोला जाने वाला, इसमें जो मंडारिन भाषा है वो कितने लोग बोलते हैं? तो मंडारिन भाषा लगभग बोल लेते, जानते हैं कितना? लगभग 87 करोड़ 30 लाख लोग बोलते हैं। ठीक है ना, मंडारिन भाषा। और इंग्लिश भाषा की अगर मैं बात करूँ तो इस चीज़ों के भी बारे में बतलाया था आपको। तो ये शायद हो जाएगा 30 करोड़ हो जाएगा, 30 करोड़ 90 लाख। मतलब मंडारिन भाषा बहुत ज़्यादा पहले बोला जाता था, है ना, 87 करोड़ 30 लाख। और ये क्या है? 30 करोड़ लगभग 90 लाख। तो इतना लोग जो है से इंग्लिश बोलते हैं, 30 करोड़ 90 लाख।
और 87 करोड़ 30 लाख मंडारी भाषा है ना, जो चाइनीज की है, चीन की है, वो बोला जाता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बोला जाता है। तो हमने आपको काफ़ी चीज़ बतलाया था मित्रों। आपको जानते हैं कि 18वीं जो शताब्दी है, 18th सेंचुरी, इसको हमने आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश में बतलाया था कि इसको अगस्तन एज भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अगस्तन एज। ये अगस्तन एज मतलब है UGUSTAN, अगस्तन एज कहा जाता है ना, अगस्त एज कहा जाता है 18वीं शताब्दी को। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आप ध्यान अगर नहीं दीजिएगा तो फिर कैसे चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मैकबेथ एंड जूलियस सीजर आर रिटन बाय। तो मैकबेथ जो लिखे थे मित्रों, वो कौन लिखे थे? तो मैकबेथ लिखे थे विलियम शेक्सपियर लिखे थे, ठीक है। और जूलियस सीजर एज यू लाइक इट भी लिखे हैं। क्या लिखे हैं? एज यू लाइक इट बुक भी लिखे हैं। किंग लेयर भी लिखे हैं, किंग है ना, लेयर। ओथेलो भी लिखे हैं, ओथेलो है ना, इसी टाइप का कुछ लिखा होगा। ओथेलो भी लिखे हैं, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लेयर है ना, एज यू लाइक इट, हैमलेट, ये सभी किताब विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, ठीक है ना। तो इस बात को इनकी ध्यान रखिएगा, कौन कौन से लिखे हैं नहीं लिखे, ये सब याद रहेगा आपको, तभी तो आप याद क्वेश्चन बना पाइएगा, ठीक है ना। अब जैसे आप चौसर की याद रखिए, द कंटरब्यूरी टेल्स याद रखिए। चौसर का जो बुक है, वर्क्स है, बहुत ही वेल नोन, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि वर्ष रचनाएं हैं जो विक्लिफ ने बाइबल का ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, इस बात को ध्यान रखिए। लैंगलैंड ने पियर्स द प्लोमैन लिखा था, इस बात को ध्यान रखिए। इन लोगों का एकदम बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। पियर्स द प्लोमैन किसने लिखा था? तो एकदम दिमाग से आप हमेशा ध्यान रखिए, आप उठस्थ रखिए कि लैंगलैंड ने लिखा था। किसने लिखा था? लैंगलैंड ने। इसको तो शायद बिहार बोर्ड ही पूछा है, हम आपको करवाए भी थे पिछले वीडियो में, ठीक है ना। लैंगलैंड ने लिखा है। और विक्लिफ ने क्या किया है? बाइबल को ट्रांसलेट किया था। क्या किया था? बाइबल को ट्रांसलेट किया था। किस में किया था ट्रांसलेट? बाइबल को किया था इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। किसने किया था? विक्लिफ ने, ठीक है ना। गोबर का ही बुक है, ठीक है ना। गोबर जो है GOWER, ये भैंसिया वाला गोबर मत समझिएगा, ठीक है। गोबर जो कि मेडिटेंटिस भी लिखे हैं, जिसको वॉक्स क्लेमेंटिस बोल सकते हैं, कन्फेसियो एमेंटिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मेडिटेंटिस भी लिखे हैं, वॉक्स क्लेमेंटिस भी लिखे हैं, और कन्फेसियो एमेंटिस भी लिखे हैं, ये गोबर लिखे हैं, ठीक है। तो इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसको आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आपको काफ़ी चीज़ काम देगा, ठीक है। अब आज जो देख रहे हैं कि मॉडर्न इंग्लिश जो है ना, आज जो देख रहे हैं कि मॉडर्न इंग्लिश चल रहा है, ठीक है ना। और सभी जगह लगभग ऑफिशियल का आज में, जैसे बड़े बड़े संगठनों भी इस्तेमाल मॉडर्न इंग्लिश का किया जा रहा है, जैसे UN, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोल सकते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सार्क, साथियन एसोसिएशन, रीजनल कोऑपरेशन बोल सकते हैं, ठीक है ना। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। इस समय क्या मॉडर्न इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता है। जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी 1874 ईस्वी में आ गया था, उसके बाद मॉडर्न इंग्लिश का और बहुत ज़्यादा विकास हो गया था, ठीक है ना। जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जब आ गई थी, उसके बाद बहुत ज़्यादा विकास होने लगा, ठीक है ना। और लगभग 17वीं 18वीं शताब्दी तक आते आते बहुत लोग अंग्रेजी समझना, हिंदी मतलब करना, काफ़ी चीज़ जान गए थे, ठीक है ना, जानना। तो काफ़ी चीज़ हमने बतलाने की कोशिश किया भी इसमें भी, ठीक है ना। तो जितना मतलब कि चाहते उतना हम बता देते हैं। कुछ कुछ बहुत सारे हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में शब्द आई है, लैटिन से भी आया है, ग्रीक से आया है, फ्रेंच से भी आया है मॉडर्न इंग्लिश में, है ना। लगभग 16वीं शताब्दी में बहुत सारे जो शब्द है जो दूसरे भाषा से लिया गया है, जैसे कि लैटिन ग्रीक से लिया गया है एडाप्ट, एप्रोप्रिएट, कैप्सूल, लूनर वायरस। फ्रेंच से लिया गया है एलवाय, बैटरी, चॉकलेट, पासपोर्ट, टिकट, है ना। ये सब जो शब्द हैं, वर्ड हैं, वो फ्रेंच से लिया गया है। हिंदी से लिया गया है जैसे गुरु, पंडित, सेपोय, सारी, थग, ये सब। अरेबिक भाषा से लिया गया है सुल्तान, सिख, अलजेब्रा और हसीस, है ना, ये सब। इटालियन भाषा लिया गया है जैसे बालकोनी, बालकोनी आप जानते हैं।
बैलोट, सन्नेट, लॉटरी, फ्यूज, बोल सकते हैं और क्या, ये सब भाषा ली गई इटालियन से। पुर्तगाल जो था पुर्तगीज से भी भाषा से लिया गया। बफेलो, बरांडा, जो बरामदा बोलते हैं, बरांडा, और क्या बोल सकते हैं, मार्मल्ड, पैगोडा, ये सब पर्शियन से लिया गया, जैसे बाजार, क्रेवन, सोफा, शाह, दीवान, किस्मत, ये सब पर्शियन से भाषा से लिया गया इंग्लिश में। स्पेनिश से लिया गया है, जैसे बनाना, कॉकरोच, गिटार, पोटैटो, बैरिकेड, है ना, ये सब स्पेनिश से लिया गया। डच से लिया गया है, जैसे नैपसैक, लैंडस्केप, फ्रोलिक, स्लिम, एसल, ये सब डच से लिया गया। तुर्की भाषा से लिया गया कॉफ़ी, कियोस्क, युगहर्ट, कैप्टन, और अफ्रीकन से लिया गया है ट्रेक, एफार्थिड, अपार्थिड, है ना। तो ये सब भाषा जो है अफ्रीकन से भी लिया गया है, ठीक है ना। देखिए कुछ साहित्यिक रचनाएं भी लिखे हैं इस पीरियड में, ठीक है ना, जो बहुत प्रसिद्ध हैं। एडवर्ड स्पेंसर जैसे फेरी क्वीन लिखे हैं। तो फेरी क्वीन अगर आपसे पूछ देगा कि फेरी क्वीन किसने लिखा है, तो आप ताकते रह जाइएगा, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा कि किसने लिखा है, एडमंड स्पेंसर ने लिखा है। किसने लिखा है, एडमंड स्पेंसर ने लिखा है, ठीक है। जैसे कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि डॉक्टर फॉस्टस किसने लिखा है, डॉक्टर फॉस्टस किसने लिखा है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसको किसने लिखा है, क्रिस्टोफर मार्लो लिखा है। क्रिस्टोफर मार्लो ने, किसने लिखा है, क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है, ठीक है। और अगर मान लिया जाए कि आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि जो निबंध के पिता कौन हैं, ठीक है ना, निबंध लिखते थे सबसे ज़्यादा, वो कौन है, तो फ्रांसिस बेकन है, ठीक है। कौन है, निबंध के पिता भी इनको कहा जाता है, फ्रांसिस बेकन, ठीक है ना। निबंध इन्होंने लिखी है फ्रांसिस बेकन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला जो है से जैसे वॉलपुन, आपसे पूछ देगा कि VOLPON, वॉलपुन किसने लिखा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि बेन जॉनसन ने लिखा है। किसने लिखा है, बेन जॉनसन ने लिखा है, इस बात को ध्यान रखिए। जैसे विलियम शेक्सपियर के बारे में बताया कि किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, है ना। एक बात इसको भी याद रख लीजिएगा, द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो विलियम शेक्सपियर के ही हैं। द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसका है, विलियम शेक्सपियर का ही है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो ये सब याद रखिएगा। इसके अलावा एज यू लाइक इट भी बताए हुए कि किंग लियर बताया, ओथेलो बताया, मैकबेथ बताया, जूलियस सीजर बताया, ये सब किनका, विलियम शेक्सपियर जी का है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा ना भाई, तभी तो आप पता कर पाएंगे कि भाई कौन कौन ना लिखे हैं, क्या किए हैं, है कि नहीं। तो हम लोग जो चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन का फिलहाल उत्तर तो सी ऑप्शन है ही। अब 56 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और इस वीडियो का मुझे लगता है कि लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। द लाइन इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, यहाँ आप ध्यान दे रहे होंगे, अंडर एन इंग्लिश हेवन, ये तो बिल्कुल लिया गया है द सोल्जर से। कहाँ से लिया गया है, द सोल्जर से, मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो द सोल्जर कहने का मतलब हुआ कि इसका आखिर भाई कौन है, पोएट जो हैं से रूपर्ट ब्रूक जी हैं। कौन है, रूपर्ट ब्रूक, इसके पोएट आखिर हैं कौन भाई, तो रूपर्ट ब्रूक है, ठीक है ना। कौन है, रूपर्ट ब्रूक है, रूपर्ट ब्रूक है। इनका जो जन्म हुआ था रूपर्ट ब्रूक जी का 1887 ईस्वी में ये जन्म लेते हैं, और 1915 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। 1915 में 23 अप्रैल का समय था, इनको सेप्टिकेमिया से मृत्यु हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है, सेप्टिकेमिया से मृत्यु हो जाता है, ठीक है ना, सेप्टिकेमिया से मृत्यु। WB ईट्स ने इनके बारे में बतलाई है, हालांकि इंग्लैंड के व्यक्ति थे, इंग्लैंड में जन्म हुआ था इनका, ठीक है ना। इनको पैट्रियोटिक पोएट के नाम से भी जाना जाता है, या वार पोएट बोल सकते हैं। आपको ज़्यादा ऑप्शन में आपको वार पोएट आएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन यह नहीं रहे तो उसके बाद हम पैट्रियोटिक पोएट हम देख सकते हैं कि ये क्या थे, पैट्रियोटिक पोएट थे, ठीक है। तो आपको हम बतलाते हैं कि WB ईट्स जो थे, इनके WB ईट्स ने
रूपर्ट ब्रूक के बारे में कहा है कि द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड के सबसे बिल्कुल एकदम सुंदर व्यक्ति थे। कौन? इनका जो जन्म हुआ था रूपर्ट ब्रूक जी का एकेडमिक फैमिली में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इसके पिताजी हाउस मास्टर थे रग्बी स्कूल में, और उन्होंने शिक्षा दीक्षा वहाँ ग्रहण किया था, ठीक है ना। और उसके बाद फिर ये गए थे किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, ठीक है ना। फिर वहाँ पे उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था, ठीक है। और डब्ल्यू बिट्स तो हमने बताया किया कि क्या बोले थे, हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड के सबसे बिल्कुल एकदम सुंदर व्यक्ति जाने जाते हैं, ठीक है ना। जो कि पोएट हैं, ठीक है ना। क्या है? पोएट हैं, और सबसे एकदम बिल्कुल सुंदर व्यक्ति थे, ठीक है ना। और कम उम्र के व्यक्ति भी थे उस समय। आप जानते हैं कि 1887 में जन्म लिए, 1915 में मर गए थे, ठीक है ना। विश्व युद्ध चल रहा था उस समय, ठीक है, इंग्लैंड में। और डब्ल्यू बी येट्स एकदम बोल को बहुत फेमस पोएट थे, ठीक है ना। उन्होंने डिस्क्राइब किया इनके बारे में कि सबसे बिल्कुल सुंदर पोएट थे, ठीक है ना। हैंडसमेस्ट व्यक्ति थे, एकदम देखने में भी काफ़ी एकदम अच्छा थे, ठीक है। उनकी सेफ्टी के मियाँ से बेचारे की मृत्यु हो गई 23 अप्रैल 1915 को, है ना। 23 अप्रैल का समय था, और इनकी मृत्यु हो जाता है 1915 ईस्वी में, ठीक है। और द सोल्जर जो है एक प्रकार की क्या है, सन्नेट है, ठीक है ना। क्या है? सन्नेट है। सन्नेट में 14 लाइन होती है, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। सोल्जर क्या है? सन्नेट है। तो इसमें कितने लाइन होता है? 14 लाइन्स होती है, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो यही तक आज अंतिम रहेगा इस वीडियो का, 56 नंबर क्वेश्चन तक। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, देन सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। आप दोस्तों के पास नहीं भेज पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, उतना ही अच्छा से हम आप लोगों को सिखाने की कोशिश करेंगे, और अच्छे अच्छे इसका कंटेंट देने की हम कोशिश करेंगे, और प्रतिदिन 9 बजे आपको हम दे देंगे, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।